हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं सौरभ पटेल अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लाए हैं जो कि आपकी एंशियंट हिस्ट्री जो पेपर होने वाला है, आपका फर्स्ट पेपर का ही सेकंड यूनिट का एक टॉपिक जो है वो है प्राचीन भारत में श्रेणियाँ तथा उनकी भूमिका क्या थी, श्रेणियों की विशेषताएं क्या थी, आखिर श्रेणियाँ क्या थी, श्रेणियाँ कहते किसको थे। बहुत ही सरल शब्दों में एक कहानी की तरह आप इसको बस 10 मिनट में समझ लेंगे और आप इसको एग्जाम में बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत कम समय में मैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करने वाला हूँ और आप सभी इसको समझने का प्रयास जरूर करें। तो सबसे पहले बता दें साथियों, श्रेणियाँ क्या होती थी। श्रेणियाँ क्या होती थी तो ये शुरू में ही जान लीजिए आप। श्रेणियाँ मतलब ये है कि प्राचीन काल में शिल्पियों एवं व्यापारियों का अपना एक संगठन था। शिल्पियों और व्यापारियों का एक संगठन था जिसे हम लोग श्रेणियों के रूप में जानते हैं। और श्रेणियाँ कई प्रकार की होती थी, सारी चीज़ें बताएंगे। श्रेणियों का कार्य क्या होता था, श्रेणियाँ का जो शुरुआती आधार था वो कैसे था, श्रेणियों की जो दशा थी शुरुआती दौर में वो कैसे थी, तो वही सब चीज़ों से शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें आर्थिक संगठनों की प्राचीनता तथा उत्पत्ति कैसे हुई। ये संगठन थे कई प्रकार के और उन्हीं से मिला करके श्रेणियाँ बनी। तो देखिए, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा और स्क्रीन पर जोर देखिएगा। और आपको बता दें कि आर्थिक संगठनों की प्राचीनता ऋग्वैदिक काल तक जाती हुई है। और आर्थिक संगठनों की जो प्राचीनता है वो ऋग्वैदिक काल तक जाती है, क्योंकि पाणी नामक व्यापारियों का उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद जो हुआ है उसमें पाणी नामक व्यापारी का उल्लेख मिलता है और ये व्यापारी एक प्रकार से श्रेणियों में ही आते थे। और उसके अलावा जो समूह बनाकर व्यापार के लिए जाते थे, ये व्यापारी जो होते थे प्राचीन समय में कहीं दूसरे क्षेत्र में यदि व्यापार के लिए जाते थे तो समूह बना करके जाते थे। तो इन समूह को क्या कहा जाता था, व्यापारियों के श्रेणी बोला गया है, जिसे पाणी भी कहा जाता था। और इसके अलावा शुरुआती दौर में आपको यह बता दें कि आरसी मजूमदार, जिसको आप लोग इतिहासकार के धारणा से जानते होंगे, जो आरसी मजूमदार हैं, इनकी यह धारणा है कि उनके अनेक संगठन हमें श्रेणियों का आभास से मिलता है। क्योंकि उनके अनेक संगठन जैसे श्रेष्ठी तथा गढ़ जैसे दो शब्दों का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है और इन शब्दों का प्रमुख तथा निगम का बोध होता है। इससे पता चलता है कि वैदिक काल में विशाल राजतंत्रों की स्थापना के बाद ही संभव हुआ, क्योंकि वैश्य वर्ग के लोग कृषि तथा पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य आदि का कार्य करते थे। आपको मैंने जो वर्ण व्यवस्था पढ़ाया था उसमें जो वैश्य वर्ग था उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि वैश्यों का कार्य था कृषि करना, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य आदि करते थे। तो वही वैश्य आगे चल के श्रेणी का रूप लेते हैं, वही श्रेष्ठी कहे जाते हैं, वही सेठी कहे जाते हैं और वही वैश्य जो है बहुत बड़े व्यापारी कहे जाते थे। और इनके जरिए क्या होता था, शुरुआती दौर में क्या था, ये केवल प्रमुख दाता था, क्योंकि राजकारों के वे प्रमुख दाता थे और समाज की भौतिक आवश्यकताओं को पूरक थे। अर्थात समाज में भौतिक अवस्थाओं की पूर्ति करते थे, जो खाने पीने योग्य चीज़ें होती थी, भरण पोषण योग्य चीज़ें होती थी। इन श्रेणियों का कार्य वैश्य वर्ग के रूप में शुरुआती दौर में हुआ। कभी कभी वैश्यों का अतिरिक्त कारोबार को भी वहन करना पड़ता था, जैसे शासक वर्ग का उनका उत्पीड़न कर सकता था और करों से बचाने के लिए उन्हें कभी कभी अपना निवास स्थान भी छोड़ना पड़ता था। ये वैश्यों का कार्य शुरुआती दौर में था। इसके बाद क्या हुआ कि छोड़ना पड़ता था। जात संगठन में उनकी सामाजिक स्थिति बहुत ही अनुकूल नहीं थी, क्योंकि उच्च वर्गों का शोषण से इनकी बहुत ज़्यादा प्रताड़ना हुई और अपने व्यापारिक हितों की रक्षा नहीं कर सकते थे। और उसके अलावा अतः वैश्यों ने अपने हितों की रक्षा के लिए क्या बनाया, एक प्रकार का संगठन बनाया। ध्यान समझिएगा, वैश्यों ने ही एक प्रकार का संगठन बनाया और अपने कार्य की विभिन्नता के कारण एक ही संगठन में रहकर उसे बढ़िया से करने के लिए एक बड़ा कठिन कार्य था, लेकिन अलग अलग संगठन बनाए अलग अलग कार्यों के लिए। उसके बाद क्या हुआ, जिससे सभी अपने अपने क्षेत्र में निपुणता प्राप्त कर सकते और साथ ही साथ जात व्यवस्था को भी कोई आघात ना पहुँचे। आगे चलकर धर्मशास्त्रों में ये जो वैश्य थे वे क्या किए, आर्थिक विकास में उनकी जो उपादेयता थी वो स्वीकार किया गया। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन्हीं से श्रेणियों का उद्भव एवं उत्पन्न का प्रमुख कारण यहीं से होता है, क्योंकि श्रेणियाँ यहीं से उत्पन्न होती हैं। इन्हीं वैश्यों के द्वारा बनाए गए संगठनों से उत्तर वैदिक काल में व्यापार तथा
उद्योग धंधों का विस्थायीकरण भी हुआ और बाद में क्या हुआ, विभिन्न ग्रंथों से पता भी चला कि एक ही उद्योग का अनुसरण करने वाले एक ही स्थान पर निवास करते थे। तो इस प्रकार से ये वैश्य अपने अलग अलग कार्यों को अनुसार पे वो लोग अपने संगठन बना लिए थे। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते ये व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत वृद्धि कर लिए, कौन, वैश्य। और आगे चल के अनुमानसिकी हो गए, जो कि उत्पादन तथा जो वितरण का प्रक्रिया है उसके समुचित व्यवस्था करने वाले संगठनों की आवश्यकता हुई। तो इस प्रकार से इनका विकास हो रहा है। 6वीं शताब्दी में ये व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में बहुत विकास कर चुके थे। और उसके बाद इनको जो शोषण का भय था, जैसे कि राजा महाराजा जो हुआ करते थे वे इनका शोषण करते थे। पहले वैश्यों की अवस्था जो थी, इनके ऊपर कोई भी कार्य दे देते थे, लेकिन बाद में जब इनका इतनी विकास हो गया व्यापार के वाणिज्य के क्षेत्र में, तो इनका शोषण का जो भय था वो बहुत कम रह गया। अतः आगे चल कर के श्रेष्ठी वर्ग का उदय होता है। इन्हीं के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा श्रेष्ठी वर्ग का उदय होता है और व्यवसाय पर नियंत्रण करने लगे वो लोग। और व्यापार पर जब उद्योग धंधों पर पूंजी निवेश की आवश्यकता हुई तो श्रेणियों को उद्भव का योगदान हुआ। तो इस प्रकार से ऐसी परंपरा आई और नियमों और प्रथाओं की सुरक्षा के निमित्त हुई, जिसके तहत राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इनका संगठन इतना मजबूत और इतना बड़ा कायम हो गया, जिससे क्या हुआ कि श्रेणियाँ बहुत ही मजबूत हो गए और ये एक प्रकार से अलग अलग संगठन बने, जिन्हें आगे चलकर श्रेष्ठी कहा गया, सेठी भी कहा जाता है। और कुछ नियम कानून भी इनके थे, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो स्वरूप तथा संगठन इस प्रकार विभिन्न कारणों के आर्थिक संगठनों से उत्पत्ति का योगदान मिला और विभिन्न स्थलों पर व्यापारिक संगठनों के लिए श्रेणी, निगम, पूग आदि शब्द मिलते हैं। श्रेणी, निगम, पूग जो थे, इन सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ ये क्या थे। श्रेणी क्या थे, ये एक प्रकार के व्यापारी हुआ करते थे, जो कि महाभारत में भी आपको उनका उल्लेख मिल जाएगा। महाभारत में श्रेणी का उपयोग क्या है, प्रयोग व्यापारियों के संगठन के लिए किया गया था और विद्वानों के संगठन पर इस पर प्रकाश भी बाद में पड़ा, क्योंकि श्रेणी जो था वो कैयट भी कहा जाता। कैयट तथा विज्ञानेश्वर ने एक ही प्रकार के शिल्प अथवा व्यवसाय का अनुसरण करने वाले लोगों को समूह को श्रेणी की संज्ञा दी। मतलब जो विज्ञानेश्वर और कैयट ने एक ही प्रकार के जो शिल्प में व्यवसाय किया करते थे उनको श्रेणी की संज्ञा दी गई, श्रेणी का नाम दिया गया। और मेधा तिथि के अनुसार आपको वेदों का जो ज्ञान रखने वाला और ब्राह्मण, वणिक, शिल्पकार आदि संघों में, जैसे कि इसे क्या कहा जाता था, मेधा तिथि के अनुसार जो है ये एक ग्रंथ है। और महाभारत में भी श्रेणियों का प्रयोग मैंने बता दिया, व्यापारियों के संगठन के रूप में किया गया है। इस प्रकार संगठनों को व्यावसायिक संस्थाओं के लिए किया जाता था। आगे चल करके एक और इसकी बात जो बताया कि निगम क्या होता था। निगम जो होता था, इसमें व्यापारियों के संघ को विशिष्ट संज्ञा निगम थी, क्योंकि आम्रकोश में निगम का प्रयोग नगर के लिए, नैगम प्रयोग व्यापारी तथा नागरिक दोनों के लिए किया गया है। क्योंकि ऐसा लगता है कि व्यापारियों का संगठन जो था वो स्थायी रूप से एक ही नगर में रहकर व्यापार करते थे, तो इसलिए उन्हें निगम या नगर के जगहों के नाम से बताया गया। और फिर क्या हुआ, आगे चलकर श्रेणियों के सदस्य आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होते गए और इसी के कार्यों के आगे जा कर के बहुत सारे धन खर्च करते थे ये लोग जो श्रेणियाँ थे। जैसे धर्मशालाओं में मंदिर, तालाब, विहार, मठ आदि का निर्माण भी करें। इतने महान हो गए ये लोग, बिजनेसमैन हो गए। एक प्रकार से लोक कल्याण का भी कार्य करते थे, क्योंकि अकाल तथा आर्थिक संकट समय में सहायता भी पहुंचाते थे। व्यापारियों के पास बहुत पैसा, बहुत धन हो जाता था और उन्हीं के कारण वे सदस्यों के आचरण में अंकुश रहती थी। और आगे चल कर के श्रेणी धर्म का जो पालन था उसके सदस्यों द्वारा विधिवत किया जाता था। और नारद ने श्रेणी स्थान पर 4 सामान्य न्यायालयों का दूसरा मतलब बताया है। और इसी की समृद्धि में इनका बहुत सारी मुद्राएं भी प्रचलित मिलेंगी। नालंदा, कौशाम्बी, वैशाली आदि स्थानों पर उनकी मुद्राएं भी मिलती हैं श्रेणियों के। और श्रेणियों के कुछ नियम और कार्य मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इनके जो नियम थे, जैसे इनका कुछ कार्य थे। विभिन्न श्रेणियाँ के कुछ कार्यों में सबसे विभिन्न श्रेणियाँ, जैसे 18 श्रेणियाँ मानी गई साथियों। विभिन्न श्रेणियों में आपको 18 श्रेणियाँ मानी गई है। 18 श्रेणियाँ कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। वे 18 श्रेणियाँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि एक पेज आपका लास्ट में चला गया है और इसके वजह से मैं आपको 18 श्रेणियों की बात बता देता हूँ। पूग मैंने बताया नहीं, पूग किसे कहा जाता था।
पूग जो थे वह मित्ताक्षर के नगर अथवा ग्राम में रहने वाले विभिन्न जातियों तथा व्यवसायों के संघों को पूग कहा जाता था। इस प्रकार जहाँ श्रेणी विभिन्न स्थापनों के व्यापारियों को व्यवसाय के हितों में प्रतिनिधित्व करती थी और वहीं दूसरी ओर हितों का कार्य की रक्षा करती थी, ये इन्हें पूग कहा जाता था। और विभिन्न श्रेणियाँ बताई गई हैं। विभिन्न श्रेणियों में बौद्धिक साहित्य के लेखों के आधार पर बहुसंख्यक श्रेणियों का अस्तित्व का पता चलता है। जैसे आगे चल कर के इनकी 18 श्रेणियाँ, जातक ग्रंथों में भी 18 श्रेणियाँ बताई गई हैं। पहला बढ़ई, दूसरा स्वर्णकार, जुलाहे, चर्मकार, कुम्हार, दंतकार जो हाथियों के दांत का बेचने का कार्य करते थे, हाथियों के दांत का कार्य करते थे। और रंगरेज, 7वां 8वां जौहर, 9वां नाविक और 10वां सूपकार, नाई, मालावार, चित्रकार, तेली, केसरी, ठठेरी जिनको बोला जाता था, ठठेरिया वाले, और ग्वाले, टोकरी बनाने वाले, गंधकार। तो ये इतने प्रकार के गंधकार, इतने प्रकार के आपको श्रेणियाँ मिलेंगी जातक कथाओं में। तो इन सूत्रों के हवाले ये चीज़ें पता चलती है। और साथ ही साथ श्रेणी धर्म जो थे, श्रेणी धर्म में कुछ चीज़ें बता दें। श्रेणियों के विभिन्न कार्य भी आपको बताने वाले हैं। श्रेणियों का प्रचलित कानून रीति रिवाजों और धर्म ग्रंथों में भी था, क्योंकि इन्हें राज्य की और वैधानिक मान्यता मिली थी। श्रेणी के प्रत्येक सदस्य को उनका पालन करना अनिवार्य था, उल्लंघन नहीं कर सकते थे, बहुत बड़ा अपराध हो जाता था उल्लंघन करना। और उनका धर्म का भी पालन करना था, अगर नहीं करते थे तो उनको जुर्माना अथवा नगर से निष्कासित भी किया जाता था। इस प्रकार से श्रेणियों का धर्म था। और साथ ही चलकर आगे चलकर श्रेणियों का व्यवसाय जो हुआ, श्रेणियों के व्यावसायिक संगठन का कारण बहुत ही डॉक्टर फिक महोदय ने भी कहा है कि व्यवसायियों का संगठन निम्नलिखित कारण भी बताए गए हैं। जैसे प्राचीन काल में क्या हुआ कि लोहार को लोहारी, बढ़ई के पुत्र को बढ़ईकारी, और वंशानुक्रम उनके अनुसार उनके कुम्हार की पत्नी को या पुत्र को कुम्हारगिरी, इसी प्रकार से नामों से उन्हें पुकारा जाने लगा। और दूसरा प्रमुख कारण बताया गया साथियों इन्हीं श्रेणियों के विकास का, क्योंकि श्रेणियाँ जो थी आगे चल कर के प्राचीन काल में वे दंतकार जो दांतों का हाथी के दांतों पे काम करते थे, वे उन्हें दंतकार कहा जाता था। ऐसे प्रकार के व्यवसायियों के नाम से इन्हें पुकारने लगे थे। और आगे चल कर के व्यवसाय करने वाले कारण व्यवसायियों ने अपने मध्य एक संगठन की आवश्यकता को समझा और बाद में संगठन बना लिए। मैंने संगठन भी बताया। और श्रेणियों का मुख्य कार्य था मूल्य पर नियंत्रण करना, क्योंकि श्रेणियों के कार्यों में यदि आपका मुख्य कार्य बता दें कुछ और एक्स्ट्रा जो आपको जानना आवश्यक है, तो देखिए श्रेणियों का जो कार्य था, विभिन्न कार्य श्रेणियों का, वो था मूल्य पर नियंत्रण रखना। जैसे कि जो कोई भी व्यापारी किसी मूल्य को अपने मनमाने वस्तु पर बेच नहीं सकता था, और कठोर इसके लिए नियम बनाए थे। और उसके अलावा जो व्यापार का वंचित कर दिया जाता था यदि वो इसका नियम का पालन नहीं करते थे। और दूसरा सामाजिक कार्य भी था, कानून इसके लिए बहुत कानून भी बने थे। श्रेणियों के कार्य में उनका मूल्य पर नियंत्रण रखना कार्य था। दूसरा जो था कानून पर निर्माण करना, बहुत सारे कानून भी थे, जिससे श्रेणियाँ क्या थी, व्यापार करने वाले लोग अपने अनुसार किसी भी प्रकार के वस्तुओं का विक्रय जो है कि अधिक दामों में ना कर सके, तो इसके लिए कड़े नियम थे। और उसके अलावा तीसरा सामाजिक कार्य भी ये लोग करते थे, जैसे संघीय न्याय सभा अपने सदस्यों अपनी पत्नियों का वाद विवाद को भी हल करते थे। न्यायिक इनके यहाँ वो भी थी, जैसे विधवा जो हो जाते थे या फिर कोई सदस्य बीमार हो जाता था, उसकी सुरक्षा के लिए ये श्रेणियाँ क्या करती थी, कार्य करती थी। और इनके कुछ और कार्य हैं, जैसे जातियों के उदय में सहयोग मिलना, तो इनका पंचायतों में भी और क्षेत्र में भी बहुत सारे योगदान रहता था। ब्याज तथा ऋण देने का कार्य भी करते थे उस वक्त। तो इन्हीं को बोला जा सकता है कि बैंक का एक प्रकार से कार्य कर रहे थे उस वक्त, बैंक का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि जो लोग इनसे ऋण लेते थे, व्यापारी भी इनसे, कुछ छोटे व्यापारी इनसे ऋण लेते थे श्रेणियों से, और ये श्रेणियाँ उनको ऋण प्रदान करती थी। और ऋण के जरिए ये लोग क्या करते थे, बहुत ही अमीर होते गए और बहुत ही ज़्यादा जब विकास कर लिए। और वैसे भी लोगों को, सामाजिक लोगों को आवश्यकता अनुसार ऋण देते थे, और ऋण देने के बदले ये लोग कुछ रखते नहीं थे, अपने विश्वास के अनुसार ये लोग किसी को ऋण देते थे, विश्वास के अनुसार पे सबको ऋण नहीं देते थे। और उस ऋण पर ये लोग ब्याज भी लेते थे। अर्थदंड का भी कार्य था। अगर कोई किसी प्रकार का शासन में राजा का शासन द्वारा किसी प्रकार का अर्थदंड व्यवस्था मान्यता प्राप्त हो चुकी थी, क्योंकि ये खुद अर्थदंड दे सकते थे। और धार्मिक कार्य भी किए हैं जो ये श्रेणी होती थी, इन्होंने प्रमुख धार्मिक कार्य करते थे, जैसे कि अर्थदंड लगाने में, या फिर उनके पास काफ़ी धन एकत्र हो गया था तो धार्मिक कार्यों में व्यय कर देते थे। शिलालेखों आर्थिक संघ द्वारा दिए गए दोनों लेखों में पता चलता है कि ये कार्य, मतलब ये धार्मिक कार्यों की देखभाल के लिए
अपने अलग अलग विभाग को खोल दिए थे और सर्वोच्च पदाधिकारी न्यायारक्षक कहलाते थे। इस प्रकार से श्रेणियों को विभिन्न कार्य भी बताए गए हैं और श्रेणियों को मैंने आपको प्रकार भी बताया। पीगू क्या था, आपको श्रेणियों के विभिन्न कार्यों में मैंने बताया कि जो आपके निगम थे, श्रेणी थे और उनके अलावा पूग थे, पीगू कह रहे पूग थे, इस प्रकार से इनके वो थे। और व्यवसाय के कारण क्या थे और विभिन्न श्रेणियाँ कितनी थी, 18 श्रेणियाँ बताई गई है आपके। और ग्रंथों में, जातक ग्रंथों में, बौद्ध साहित्य के लेखों में भी बहुसंख्यक श्रेणियाँ मिली हैं। इस प्रकार साक्ष्य के अनुसार मैंने आज श्रेणियाँ खत्म कर दी है। 15 मिनट का वीडियो बन गया, लेकिन आपके लिए श्रेणियाँ अगर समझना है तो इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको अच्छे श्रेणियाँ समझ आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरीके से पूरा कंप्लीट हमारा अगर वीडियो देखना चाहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का, तो जाइए हमारे इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप वहाँ से सारे लेक्चर्स देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री तीनों पेपर के। और उसके अलावा आपको एक बात और बता दें, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसका जो ये PDF है श्रेणियों वाला, ये नोट्स कंप्लीट फर्स्ट पेपर का नोट्स जो है आज मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया हूँ, आप जा करके वहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी हमसे आप टेलीग्राम का लिंक मांग सकते हैं, तो आप नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।